Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about fluoroquinones. So before starting my video, this is RN Mohammad Ehsan and welcome to my YouTube channel Nucleus Nursing, जहां हम चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके में सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्लोरोक्विनोल्स हैं क्या। फ्लोरोक्विनोल्स हमारे पास एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की क्लास है जो हमारे पास बैक्टीरिया की दो मेजर क्लासेस के ऊपर इफेक्टिवली काम करते हैं एक साथ, एंड दैट इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो सबसे पहले हम लिस्ट में देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से ऐसे ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया हैं जिनके ऊपर हमारे पास फ्लोरोक्विनोल्स बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। सो लेट्स सी इन द लिस्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। दैट आर एच इन्फ्लुएंजा, नाइजेरिया गुनेरिया, क्लाइमेडिया, इकोलाई, कैल्बिसिला, सल्मोनेला, फिसोडोमिनास ऑरिजिनोसा। ठीक है, these are the gram negative bacteria, and now we are talking about gram positive bacteria. That would be streptococcus pneumonia, staphylococcus aureus, and enterococcus. These are the category of group. Now we will talk about the infection. That infection, fluoroquinol is the best choice to treat that specific infection. अब बात करते हैं उन इन्फेक्शंस के अंदर बारे में जिसके अंदर फ्लोरोक्विनोल सबसे बेहतरीन है यूज करने के लिए। दीज आर urinary tract infections, skin infections, respiratory tract infections, sexually transmitted infections, abdominal infections, क्या कहते हैं जॉइंट्स और बोन्स का जो इन्फेक्शन होता है उसके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा सुइटेबल है। नाउ टॉक अबाउट के एडमिनिस्ट्रेशन का रूट क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वी हैव टू रूट्स, ओरल और पेरेंटल। ठीक है, दीज आर टू, और डोजेस इसी के हिसाब से एडजस्ट होती हैं। ना हम ड्रग्स के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं कैटेगरी के बारे में, लेकिन बिफोर मूविंग फर्दर इन द डिटेल ऑफ आवर वीडियो हमें ये जान लेना चाहिए कि इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। तो दीज आर बेसिकली ऑफ्लेक्सिन, निप्रोफ्लैक्सोसिन, ciprofloxacin, germofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, and delafloxacin. These are the example of drugs that come into the category of fluoroquinols. तो इसको याद रखना स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है कि क्लिनिकल साइड पे हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएं। तो टेंशन नहीं लेना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे याद रखना है। देखो, सारे ड्रग्स के एंड में क्या आ रहा है, फ्लैक्सोसिन फ्लैक्सोसिन फ्लैक्सोसिन। तो अब यहाँ से तुम पकड़ लो जिंदगी भर के लिए कि फ्लैक्सोसिन जिस ड्रग के एंड में आएगा दैट बेसिकली बिलोंग टू फ्लोरोक्विनोल्स। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग कि जो लास्ट के चार ड्रग्स हैं उनके ऊपर स्टार लगा हुआ है, दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट कि ये चार जो ड्रग्स हैं वो रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए गए हैं इस कैटेगरी के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। बट बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, please guys, if you like my video, please give me a thumbs up, subscribe my channel and press the bell icon. और प्रेस बेल आइकन दबाने का आपको फ़ायदा ये है कि मेरे कोई भी न्यू लेक्चर आएगा तो आपको उसके बारे में अच्छा मतलब डायरेक्ट पता चल जाएगा, और मेरी कम्युनिटी पोस्ट के बारे में भी। तो मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हुए सबसे पहली बात कि हमारे पास ये बैक्टीरियोसाइडल है या बैक्टीरियोस्टेटिक है। तो रिमेंबर वन थिंग, ये बैक्टीरियोसाइडल है। साइडल का मतलब होता है किल करना, मतलब ये बैक्टीरियाज को मारता है। बैक्टीरियाज को मारने के लिए ये दो एंजाइम को टारगेट करता है, दैट इज डीएनए गायरेज एंड टोपोआइसोमेरेज 4। अब हम वीडियो के थ्रू देखते हैं कि ये किस तरीके से इन दो एंजाइम्स को किल करके बैक्टीरिया को रोकता है। तो हमारे पास ये बेसिकली करता क्या है कि एज वी ऑल नो बैक्टीरिया को डिवाइड होने के लिए एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल को डिवाइड होने के लिए डीएनए को डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, और डीएनए की जब डिवीजन की बात आती है तो डीएनए स्ट्रेन को डिवाइड होने के लिए पहले अनजिप होना पड़ता है। अनजिप करने के लिए हमारे पास आता है हेलिकेज। हेलिकेज हमारे पास डीएनए को जो है वो अनजिप करेगा। अनजिप करने के बाद पॉलीमरेज अटैच होगा और फिर नाइट्रोजीनियस बेसिस आके अटैच होना स्टार्ट होंगी और न्यू स्ट्रैंड बनेंगे। इन न्यू स्ट्रैंड को आपस में कोलाइड करने के लिए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए नीड होती है डीएनए गायरेज की। तो क्यूनोल्स क्या करते हैं, वो हमारे पास इस जगह पे हमारे पास जो है डीएनए गायरेज को स्टॉप करते हैं, इनहिबिट करते हैं और डीएनए को रेप्लिकेट नहीं होने देते। नाउ जब अगर हमारे पास डीएनए रेप्लिकेट हो गया है या कोलाइड हो गया है तो आफ्टर दैट उसके जो स्ट्रैंड होते हैं एज मेंशन इन द वीडियो ये चिपके हुए होते हैं, इन्हें अलग करना होता है। इन्हें अलग करने के लिए ज़रूरत होती है टोपोआइसोमेरेज 4 की। और फ्लोरोक्विनोल्स क्या करते हैं, वो इसकी सिक्रीशन को भी इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये डीएनए स्ट्रैंड्स जो है वो अलग नहीं हो पाएंगे। अब जब स्ट्रैंड अलग नहीं होंगे तो हमारे पास जो है रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा और बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी, वो डेड हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास ड्रग से रिलेटेड होती है, एंड दैट इज स्पेसिफिकली फॉर नर्सेस।
एज अ नर्सेज हमें ड्रग्स के बारे में सब पता होना चाहिए, लेकिन उसके बाद आ जाते हैं उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में देखना और उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में देखना। सबसे पहले मैं नर्सिंग मैनेजमेंट के कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपने सब हर टाइम अप्लाई करने ही हैं। फिर हम देखेंगे साइड इफेक्ट के हिसाब से कि क्या चीज़ें नर्सेज को मैनेजमेंट के तौर पर यूज़ करनी चाहिए। सबसे पहले आ जाता है कि भाई एलर्जिक है या नहीं पेशेंट। रिमेंबर वन थिंग कि हमारे पास क्लिनिकल साइड पे पाकिस्तान में इतनी प्रैक्टिस ये नहीं की जाती कि जब भी एंटीबायोटिक कोई भी नई एंटीबायोटिक लगाई जाती है तो पेशेंट को टेस्ट डोज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्ट डोज से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि इधर पेशेंट जो है वो स्पेसिफिक इस ड्रग को टॉलरेट कर सकता है या नहीं, ठीक है। तो अगर वो टॉलरेट कर सकता है तो आफ्टर दैट आप दे सकते हैं। तो इससे आपने एलर्जी का पता लगाना है। आपने देखना है कि मेडिकेशन जो है वो अपना काम कर रही है या नहीं। उसको काम करने का सबसे बेहतरीन तरीका है वाइटल्स देखें और डब्ल्यूबीसी। वाइटल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग ऑल ओवर द क्लिनिकल इवैल्यूएशन, ठीक है। वाइटल्स आपको पेशेंट की कंडीशन बताते रहते हैं, तो उसे बहुत ध्यान से देखना है। और डब्ल्यूबीसीज आप सबको पता है कि डब्ल्यूबीसीज हमें बताते हैं कि इन्फेक्शन कितना है और कितना कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है क्या, तो उसके लेवल्स को देखते रहें। देन सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक तब होता है जब इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं हो रहा होता, तो इन्फेक्शन जो है पूरे ब्लड तक फैल जाता है और देन लीड टू सेप्टिक शॉक और सिस्टमेटिक फेलियर और ऑर्गन फेलियर की तरफ पेशेंट जाता है। तो अब यहाँ पे वाइटल्स का ही रोल आता है। आपको सेप्सिस में सबसे पहले जो चीज़ बताएगी कि आपका पेशेंट सेप्सिस में जा रहा है, दैट इज पेशेंट का टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर। तो उसके लिए देखें, ठीक है। देन आपने क्या करना है, अब बात करते हैं हम साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो एज जैसे यहाँ पे मैंने एक निमोनिक शेयर किया है, दैट इज फ्लैक्सोसिन। फ्लैक्सोसिन ने आपने याद रखना है निमोनिक अबाउट फ्लोरोक्यूनोल्स, ठीक है। अब सबसे पहले एफ स्टैंड करता है फ्लूइड इनटेक। रिमेंबर वन थिंग कि हमारे पास जब पेशेंट फ्लोरोक्यूनोल्स के ऊपर होते हैं तो दे हैव अल्कलाइन यूरिन, ठीक है। अल्कलाइन यूरिन की वजह से उनका यूरिन के अंदर क्रिस्टल्स आते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें पेशेंट को वाटर इनटेक उसका इंक्रीज करना है अनटिल एंड अनलेस किसी वजह से वो रिस्ट्रिक्शन के ऊपर नहीं है कि मतलब इतना फ्लूइड एक दिन में जाना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपने पेशेंट को जो है फ्लूइड इनटेक उसका अच्छा रखना है, एटलीस्ट 2 लीटर पर डे, ठीक है। देन वी हैव एल। एल स्टैंड फॉर लॉन्ग क्यूटी इंटरवल। जब भी हमारे पास पेशेंट जो है फ्लोरोक्यूनोल्स के ऊपर होते हैं उनका क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर पेशेंट अमाइनोड्रेन के ऊपर है, दैट इज एंटी एरिथमिक ड्रग, तो उसका और फ्लूरोक्विनोल का इंटरेक्शन और ज़्यादा क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर देगा। तो आपने इसके लिए देखते रहना है, ये ना हो कि आप जो है मतलब रूल आउट ना करें और पेशेंट को जो है वो कल को कार्डियक प्रॉब्लम में चला जाए, ठीक है। तो इसको कैसे देखना है, ईसीजी को मॉनिटर करना है। देन ओ स्टैंड फॉर ओल्डर अडल्ट्स। ओल्डर अडल्ट्स के अंदर ये चीज़ देखा गया है कि कंटिन्यूस फ्लोरोक्विनोल्स की वजह से उनके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर इन्फ्लामेशन की वजह से उनके टेंडेंस रप्चर हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपका पेशेंट किसी जॉइंट की कंप्लेन कर रहा है कि यहाँ पेन हो रहा है कंटिन्यूसली, जो कि किसी उस डिसऑर्डर के अंदर स्पेसिफाई नहीं है कि पेशेंट को ऐसे जॉइंट पेन होना चाहिए, तो आपको उसको देखना है और रिपोर्ट करना है, ठीक है। एक्स का मतलब क्रॉस, यानी ये नहीं करना आपने। तो क्या नहीं करना, डू नॉट गिव कैटाइन, ठीक है। कैटाइन में हमारे पास आ जाता है कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, एंटासिड एंड विटामिन। रिमेंबर वन थिंग कि अगर पेशेंट आपका जो है फ्लोरोक्यूनोल्स के ऊपर है तो आपने ये चीज़ें नहीं देनी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाता है कि भाई कुछ पेशेंट्स होते हैं जो एंटासिड या विटामिन के ऊपर होते हैं, साथ में फ्लोरोक्यूनोल्स भी चल रही होती है, तो हम क्या करें, हम क्या डॉक्टर को मना करें? नहीं। इस सिचुएशन में एक सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन क्या है कि अगर आपने पेशेंट को एंटासिड दे दिया है या विटामिन दे दिए हैं, इन्फ्यूज कर दिए हैं, तो 6 घंटे के बाद आपने फ्लोरोक्विनोन की डोज देनी है, उस 6 घंटे के दौरान नहीं देनी, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग क्या कि अगर आपने नहीं दी और आप फ्लोरोक्विनोल्स भी हैं और विटामिन भी हैं, तो पहले आप फ्लोरोक्विनोल्स की जो डोज है वो दे दें, ठीक है, इन्फ्यूज कर दें। और आफ्टर दैट आपने पेशेंट को कहना है कि 2 घंटे बाद जो भी विटामिन या एंटासिड है वो ले सकता है। एक और बात को आपने मेक श्योर करना है कि पेशेंट को कहना है कि डेयरी प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने, क्योंकि इट हैज बीन ऑब्जर्व कि डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे पास फ्लोरोक्विनोल की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। Then A stand for avoid इन चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व कि जो चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन है उनके अंदर ये कार्टिलेज और बोन्स के रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। सी फॉर सी डिफ इन्फेक्शन। सी डिफ इज़ बेसिकली हमारे पास गट का एक सीवियर इन्फेक्शन है जिसके लिए हमें पेशेंट को देखना होता है कि वो तो नहीं हो रहा, और वो हमारे पास किस तरीके से होता है, वो हमारे पास ऐसे होगा कि क्या कहते हैं, पेशेंट जो है कंटिन्यूस डायरिया, फीवर या वोमिटिंग, नोजिया, इन चीज़ों की भी अगर कंप्लेन करना स्टार्ट हो गया तो सी डिफ के लिए आपने देखना है। देन वी हैव
आई, आई मीन्स इंट्रैक्शन। आपने देखना है कि पेशेंट को इंट्रैक्शन तो नहीं हो रहा ड्रग्स के साथ। इंट्रैक्शन किस चीज़ों के साथ? जैसे मैंने आपको बताया था कि कैटाइंस नहीं देने, एंटासिड विटामिन के साथ उनका इंट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, एंटी एरिथमिक ड्रग के साथ नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ कैफीन, फिनोटोइन, वारफ्रिन एंड थियोफिलाइन ड्रग्स, इन कैटेगरी के ड्रग्स के साथ फ्लोरोक्विनोल्स का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन वी हैव एन, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स के अंदर आपने नहीं देना है, स्पेशली इन मिस्टीरिया ग्रेविस। हमारे पास रिसर्च के थ्रू ये देखा गया है कि कुछ पेशेंट के अंदर जो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स के साथ सफ़र कर रहे हो और अगर उन्हें फ्लोरोक्विनोल्स दी जाए तो उनकी कंडीशन वर्स हो जाती है, तो हमें इस चीज़ को देखना है। देन वी अस, एस इज़ फॉर सन सेंसिटिविटी। अगर पेशेंट जो है वो पेशेंट को आपने जो है गाइड करना है रिलेटेड टू सन सेंसिटिविटी, अगर वो ओरल डोज के ऊपर है तब भी और अगर उसके ऊपर है तब भी, ठीक है। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपका क्वेरी हो जो आपको समझ नहीं आई हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे पेज के ऊपर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।